अभी तक हमने कहाँ तक हमने एथिकल इश्यूज को डिस्कस किया था, वहां तक किसी को कोई भी डाउट है? कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हुआ? कल आपकी क्लास नहीं हुई थी ना बायोटेक की? ओके। चलो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टॉपिक को। उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे 50 MB तक, उसके साइज को करोगे तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके पोर्टल। नहीं, आपको अपना फेस दिखा के वीडियो बनेगी ना। फेस के बिना, मतलब फेस के साथ वीडियो बनाने में कोई इशू है क्या? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। एक बार हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इस लेक्चर में हमने समझा था कि एथिकल कंसर्न्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी में। फिर हमने इश्यूज को एक्सप्लोर किया था विच आर रिलेटेड टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। देन वी लर्नड अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड सेफ्टी कंसर्न्स, and then we understood the concept that environmental impacts of biotechnology क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया व्हाट आर एथिकल इश्यूज। एज वी ऑल नो कि टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस होते हैं, बट उसके साथ साथ उसके कुछ एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। तो यही एथिकल कंसर्न्स हमने डिस्कस किए थे। एथिकल जो वर्ड है, एथिक वर्ड जो है, उसका मीनिंग होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है और क्या गलत है, इसको एथिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ह्यूमंस के जीन्स को डिसाइड कर सके, जैसे हाइट क्या होगी, आई कलर क्या होगा, इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, ये सब चीजें डिसाइड करना सही नहीं है, एथिक्स के अगेंस्ट है। फिर हमने बात की थी कि हम बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल फील्ड है, बट हमें उसका यूज रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। अपने मतलब के लिए उसको गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, ये एथिकल कंसर्न होता है। फिर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स क्या होते हैं। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका मतलब होता है जीन्स को चेंज करना। ये हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस किसी में भी कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब एग्जाम्पल्स हम डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बट इसमें कंसर्न क्या है? जैसे ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया इन प्लांट्स को, ये बेनिफिशियल तो है, बट इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी रेज होते हैं कि क्या जो मॉडिफाइड फूड है वो कंप्लीटली सेफ है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, या फिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डिस्कस किया ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जस्ट इमेजिन अगर जो साइंटिस्ट्स हैं वो बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई करने लगे, इससे हम इस टेक्निक की मदद से हम लोग डिजीजेस को तो रिमूव कर सकते हैं, जैसे कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है या फिर कोई भी
जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको तो हम रिमूव कर सकते हैं, ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, that people may misuse this technology for creating designer babies, where parents can choose the height of their child, skin color, IQ level, etc. etc. क्या ये चीजें चूज करना फेयर है? ये चीज एब्सोल्युटली गलत है, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द नेचर। हम अपने मतलब के लिए अब टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे और ये एथिक्स के अगेंस्ट है। ऐसे ही एनिमल मॉडिफिकेशन, जैसे जो साइंटिस्ट्स हैं वो एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, बट जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को अपने मतलब के लिए हार्म करना इज एथिकली रॉन्ग, वो सही नहीं है। तो इधर बायोटेक ने हमारा काम आसान किया, अब हमें एनिमल्स को उतना उस लेवल पे हार्म नहीं पहुंचाते जितना पहले पहुंचाते थे। ठीक है, फिर हमने बात की डेटा प्रिवेसी की। डेटा प्रिवेसी क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो बहुत ही कॉमन हो रही है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका डीएनए टेस्ट करते हैं, जिसकी मदद से वो डिजीजेस को डिटेक्ट करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा डीएनए है उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो रिवील कर सकती है हमें क्या क्या डिजीज के रिस्क हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, हमें क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, या फिर हमें किस तरह के डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है। ये सब चीजें रिवील हो सकती हैं हमारे डीएनए से, हमारे जेनेटिक डेटा से। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी तो वो लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं आप लोगों के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपको पॉलिसीज देने से मना कर देंगी। एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। और इससे क्या होता है, आपकी प्राइवेसी वॉयलेट होती है। जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था कि कोई भी कंपनी है उसे पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क है, और वो इस बेसिस पे आपको जॉब देने से मना कर देती है। क्या ये चीज सही है? ये चीज सही नहीं है। इसीलिए जो डेटा प्रिवेसी है वो इम्पोर्टेंट है, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, वो पब्लिक करने के लिए नहीं होती है। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट पढ़े थे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकती है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो कैसे नेचुरल स्पीशीज को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, और इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर हमने कुछ सेफ्टी कंसर्न्स को डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ होने चाहिए। जो मेडिसिन या वैक्सीन लॉन्च की जाती है उनकी पहले प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए प्रॉपर टेस्टिंग? ताकि जो उनके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। कोई भी नई ड्रग बिना टेस्टिंग के लॉन्च करना गलत नहीं है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाता है, और वो डेंजरस भी होता है सोसाइटी के लिए। मेनली जो लैब के अंदर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एक्सीडेंटल रिलीज कोई भी बैक्टीरिया वायरस का हो जाता है तो उससे वर्ल्ड को एक लार्ज लेवल पे काफी प्रॉब्लम्स और इम्पैक्ट देखा जाता है। ठीक है, फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल गाइडलाइंस क्या है। दीज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, दे इंश्योर रिस्पॉन्सिबल रिसर्च। ये प्रिवेंट करते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से यूज ना करें, और सेफ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में अपनी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, या इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसका कोई टॉपिक ना समझ में आया? ओके अनामिका, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस टॉपिक में किसी कोई कोई डाउट है अभी तक?
कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो? अदिति, जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम कॉजिंग जीन होता है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रीट करते हैं या फिर उससे प्रिवेंट करते हैं डिजीजेस को। उन जीन्स में जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करके, इसको जीन थेरेपी कहा जाता है। और अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि जीन थेरेपी क्या होती है, ये एक तरीका है जिसकी मदद से आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। आपके डीएनए में क्योर करके, आपके डीएनए को फिक्स करके, उस लेवल पे जाके ये मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? अनामिका, जो टर्म एथिकल है उसका मतलब होता है वो चीज करना जो मोरली राइट है, फेयर है और ऑनेस्ट है, जो बेसिकली हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द सेट ऑफ शेयर्ड रूल्स, जिसकी मदद से हम डिफरेंस बता सकते हैं गुड और बैड बिहेवियर के बीच में। आप कुछ भी करने जाते हो तो आप एक बारी के लिए सोचते हो ना, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो आपको जब सही और गलत सोचते हो तो मतलब आप अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। लाइक चोरी आपके मन में आता है, चोरी करने का ख्याल आता है, बट फिर आप एक बार सोचते हो कि ये चोरी करना मोरली राइट है, फेयर है, या आपकी ऑनेस्टी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, तो ये आपके एथिक्स हैं जो आपको वो गलत काम करने से रोक रहे हैं। आपकी बैड बिहेवियर में डिफरेंशिएट होता है इससे आपका बैड बिहेवियर और गुड बिहेवियर। ठीक है। कोई आपको गलत काम करने के लिए फोर्स करता है, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं नो दिस इज अगेंस्ट माय एथिक्स, मतलब मैं वो चीज गलत, वो चीज नहीं करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है, वो मोरली सही नहीं है, फेयर नहीं है। क्लियर हुआ इस वर्ड का मतलब क्या होता है? फेयरनेस को फॉलो करना, अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखना, रिस्पेक्ट करना, और ऐसा कुछ ना करना जिसकी वजह से किसी को हार्म पहुंचे, सोसाइटी को हार्म पहुंचे। इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स क्लियर टू यू, अनामिका? चलो, और कोई डाउट है किसी को?
ब्लास्ट की फुल फॉर्म होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। क्या आपको इसकी फुल फॉर्म याद रहे? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ब्लास्ट की ये फुल फॉर्म होती है। जैसे कि इसके नाम में दिख रहा है सर्च टूल, तो ये एक सर्च टूल है, या फिर आप इसको बहुत एक कंप्यूटर प्रोग्राम कह सकते हो जिसको हम बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज करते हैं to scan or to match or to compare biological sequences। स्कैन करने में हेल्प करता है ये हमारी, मैच करने में हेल्प करता है हमारी, और कंपेयर करने में हेल्प करता है क्या? बायोलॉजिकल डेटा को, जो बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस होती हैं, डीएनए की सीक्वेंस को, आरएनए की सीक्वेंसेस को, प्रोटीन की सीक्वेंसेस को। मान लो आपको एक सीक्वेंस मिलती है और आपको नहीं पता ये डीएनए सीक्वेंस किसकी है, तो आप ब्लास्ट में जाओगे, उधर वो सीक्वेंस डालोगे, तो ब्लास्ट क्या करेगा? उस सीक्वेंस को सर्च करेगा, ढूंढेगा, या तो उससे सिमिलर सीक्वेंस निकाल के आपको देगा, या आपको बता देगा कि ये जो सीक्वेंस है ये ह्यूमन जीन की है या ये एक बैक्टीरिया की डीएनए सीक्वेंस है। बस इतना ही काम होता है ब्लास्ट का। जैसे गूगल एक सर्च इंजन होता है, वैसे ही ब्लास्ट बायोटेक्नोलॉजी में एक सर्च इंजन है जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, ये बायोलॉजिकल डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करके देता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अभी आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को अपने पोर्टल्स पे डालोगे, मैंने प्रॉपर प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है आपको कैसे असाइनमेंट्स को डालना है, ठीक है? और कोई डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड तो वो मैं कल सॉल्व करूंगी पूरा डिटेल में, फिर से एक बार अच्छे से सबको बता दूंगी असाइनमेंट्स कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है। मुझे ये बताओ, टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? ब्लास्ट समझ में आया? आपके जितने असाइनमेंट्स होते जा रहे हैं उन्हें अपलोड करते जाओ। अगर वीडियो बनाने को लिखा हुआ है तो आई मीन दैट इज कंपल्सरी टू मेक द वीडियो एंड सबमिट दैट, ओके? आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि आपका इंटरव्यू आया है कंपनी से और आप लोग कह रहे हो इंटरव्यू देने जाना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली जरूरी है, जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं वैसा आपको करना होगा, ठीक है? नहीं, आपको हर इंडिविजुअल असाइनमेंट वन, असाइनमेंट टू ऐसे करके सबमिट करना है। एक साथ वो बहुत लार्ज फाइल हो जाएगी, वो अपलोड ही नहीं हो पाएगी। नॉर्मल वीडियो बनाओ आप कैमरा से और फिर उसे अपलोड कर दो। हाँ, हार्ड कॉपी मींस आप नोटबुक या आपने किसी भी A4 साइज पे कोई भी असाइनमेंट लिखी है तो वो शो करना है। पेंडिंग वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपका अप्रूव शो हो रहा है तो वो हो गया है अप्रूव, पेंडिंग नहीं है। अगर अप्रूव्ड शो हो रहा है तो ये प्रॉब्लम कुछ बच्चों के साथ आ रही है, कुछ के साथ नहीं आ रही है, ठीक है? जिसका अप्रूव हो गया है वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लासमेट की कॉपी में लिखनी है रितु, आपको अपनी असाइनमेंट्स किसी भी नोटबुक में लिख दो।
तो कॉपी सबमिट कर देना अनामिका, अगर A4 में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। किस में लिखा इज नॉट अ बिग डील, आपने लिखा हुआ होना चाहिए, अपनी समझ से लिखा हुआ होना चाहिए। आप अपना कोर्स इंग्लिश में कर रहे हो कि हिंदी में कर रहे हो? फाइनल प्रोजेक्ट में जो लिखना आई विल टेल यू एंड वी डिस्कस दैट। तो फिर आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके क्यों लिखोगे? ऑब्वियसली आप अपने असाइनमेंट्स को इंग्लिश में सबमिट करके आओगे ना, अगर आप लोगों का कोर्स इंग्लिश में है तो। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है या? आई डोंट नो, प्रिंट आउट से इशू होना चाहिए, आपको हैंड रिटन कॉपी सबमिट करनी। अगर इशू नहीं है तो ठीक है। चलो, ये सब बाद में डिस्कस करना, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। So what is the objective of this session? It is that you will understand the emerging trends in biotechnology and bioinformatics. Then we learn about genomics and AI applications. Then we'll explore recent innovations in biotechnology and we'll identify potential career opportunities in this field. Okay? Let's start with the introduction to future trends. As you all know, अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं what is bioinformatics, then we discussed the tools used in bioinformatics, then application in healthcare, agricultural applications, and then we discussed ethical issues. So now we are going to talk about future. हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ टेल मी, आज से 20 साल पहले क्या आप लोगों ने इमेजिन किया था कि जो मोबाइल फोन्स हैं उससे वीडियो कॉल्स पॉसिबल हो पाएंगी? क्या आपने ये चीज कभी इमेजिन की थी? क्या आज से 20 साल पहले आप लोगों ने ये इमेजिन किया था कि आप लोग कभी वीडियो कॉल से एक दूसरे से बात कर पाएंगे? एग्जैक्टली नहीं इमेजिन किया था। तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। सेम वे में बायोटेक्नोलॉजी भी रैपिडली एडवांस होती जा रही है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे ही साथ साथ हमारी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी एडवांस हो रही है। फ्यूचर में हम क्या चेंजेस देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि जो मेडिसिन हैं वो और बेटर हो गई हैं। अब हम डिजीजेस को और फास्टर डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम एआई बेस्ड हेल्थ केयर देख सकते हैं। फिर हम जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स जो हैं वो हेल्थ केयर में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और इससे क्या होगा, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। तो डिटेल में हम आज इसी को समझेंगे।
ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनोमिक्स क्या होता है। जिनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो वर्ड जिनोमिक्स है उसका मतलब होता है जब हम एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या फिर जिनोम को स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसको जिनोमिक्स कहा जाता है। जिनोमिक्स कैसे हमारी मदद करता है, इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर को, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स और उनके फंक्शंस को, जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस, इन सबको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं जिनोमिक्स के। जिनोमिक्स इस चीज में हमारी हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स होते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने पूरा इंटायर ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया, उसको जिनोमिक्स कहा जाता है। ह्यूमन के अंदर बिलियंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। साइंटिस्ट ने इंटायर ह्यूमन जीनोम स्टडी किया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ही जिनोमिक्स बोलते हैं। एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें साइंटिस्ट ने कंप्लीट ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस को मैप किया था। ये बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट था। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? जो जिनोमिक्स है वो क्लियर हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबको समझ में आया। इस प्रोजेक्ट के अंडर साइंटिस्ट ने कंप्लीट ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस को मैप किया था। इट वाज अ मेजर अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस क्या है जिनोमिक्स के। जिनोमिक्स की मदद से हम डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को क्रिएट कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एवोल्यूशन को भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स हैं वो फ्यूचर रिस्क डिजीजेस की रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज का रिस्क तो नहीं है, या फिर कैंसर का रिस्क नहीं है फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर में कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज का रिस्क है। नाउ टेल मी, अगर डॉक्टर्स पहले ही डिजीज का रिस्क जान लें तो इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर साइंटिस्ट डॉक्टर्स पहले ही डिजीज का रिस्क जान लें तो इससे क्या बेनिफिट होगा? हाँ, तो इससे क्या होगा? टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अर्ली डिटेक्शन यानी बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सकता है, जल्दी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, क्योर होने में आसानी होगी। तो ये सब एडवांटेजेस हैं अगर कोई भी डिस्क हम डिजीज के बारे में हमें पहले ही पता चल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है एआई की फुल फॉर्म। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है? एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है कि हम कंप्यूटर्स या मशीन्स को इतना स्मार्ट बना दें कि वो सोच सके या याद कर सके या फिर डिसीजंस ले सके ह्यूमन की तरह। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है। AI means making computers and machines smart enough to think, learn and make decisions like humans. ठीक है, सबको समझ में आया? तो अब इस AI का यूज बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि AI की हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जरूरत क्यों पड़ी? डिजीज प्रिडिक्शन में जरूरत पड़ी, ड्रग्स की डिस्कवरी में इट इज वेरी हेल्पफुल। देन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में भी हम AI की हेल्प ले सकते हैं। या फिर कोई मेडिकल इमेज है, उसको एनालाइज करना है, तो हम उस उधर AI की मदद से उस इमेज को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा काम जल्दी होने लगेगा। या फिर कोई जेनेटिक डेटा के पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं AI की मदद से। जैसे AI जो है वो कैंसरस सेल्स को क्विकली डिटेक्ट कर सकता है, फास्टर देन डॉक्टर्स। तो इससे क्या होगा, कैंसर के बारे में हमें और जल्दी पता चलेगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो भी प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं, बट उनको सालों लग जाते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में। बट जो ये AI है, उसकी मदद से हम जल्दी उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे साइंटिस्ट का टाइम बचता है और उनकी रिसर्च और जल्दी होने लगती है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ यू गाइस विल टेल मी कि आप लोग AI को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हो। हाँ, तो जैसे YouTube आपको रिकमेंडेशंस देता है ना, एक तरह की वीडियो अगर आप देखते हो तो वैसा ही रिकमेंड करने लगता है YouTube आपको वैसे ही वीडियोस। तो ये सब AI की मदद से होता है। सीरी जो है वो इसी की मदद से चल पाती है। गूगल मैप्स है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब चीजें AI है जहां पर आप उसको डेली यूज करते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट biotechnological innovations.
अब हम लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे। जो वर्ड इनोवेशंस है उसका मीनिंग होता है नई इन्वेंशन या फिर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट। इनोवेशंस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, कोई नई तरह की इन्वेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट्स करना। ठीक है, तो लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या क्या है। जीन एडिटिंग एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन में किसी भी पर्टिकुलर जीन में किसी तरह के चेंजेस करना। जैसे कि एक जीन एडिटिंग टूल है जिसका नाम है क्रिस्पर। ये एक बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही फेमस टूल है क्रिस्पर। ये साइंटिस्ट को डीएनए एडिट करने में हेल्प करता है। जैसे कट कॉपी पेस्ट जैसी जो कट कॉपी पेस्ट जैसी जो चीजें हैं ये हम क्रिस्पर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आपका जीन कोई फॉल्टी जीन प्रेजेंट है तो हम क्रिस्पर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस पर्टिकुलर जीन को हमें इस सीक्वेंस से रिमूव करना है। तो क्रिस्पर क्या करेगा, उस जीन को आपकी सीक्वेंस से रिमूव कर देगा जो जीन प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, जो फॉल्टी जीन था। या फिर क्रिस्पर को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें एक ये वाला जीन जो है इसको ऐड करना है, तो उस जगह पे जो मिसिंग जीन है वो ऐड किया जा सकता है। इसको जीन एडिटिंग कहा जाता है। कोई फॉल्टी जीन है उसे रिमूव करना या फिर कोई मिसिंग जीन है उसकी जगह कोई और जीन को रिप्लेस करना, ये सब जो चीजें आती हैं ये जीन एडिटिंग के अंदर आती हैं। किसी भी जीन में कट कॉपी पेस्ट करना। और क्रिस्पर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जीन एडिटिंग टूल्स है। जीन एडिटिंग सबको क्लियर हुआ। इज जीन एडिटिंग क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, क्या एक अब नेक्स्ट जो इनोवेशन है वो है लैब ग्रोन ऑर्गन्स। जो साइंटिस्ट है वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स क्रिएट करने लगे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। फ्यूचर में जो ऑर्गन शॉर्टेज जो हम लोग अभी फेस करते हैं फ्यूचर में वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे अभी किडनी चाहिए होती है तो पहले हमें डोनर ढूंढना पड़ता है, चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि मिल जाएगा, तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं मिलेगा। तो अब रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि हम लैब में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को ग्रो कर सके, जिससे जो ये ऑर्गन शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है ये ना करनी पड़े और हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स से हम काम चला सकते हैं, डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। जैसे किडनी फेल हो जाती है तो अगर हमारे पास लैब में आर्टिफिशियली ग्रोन किडनी होगी तो उस पर्सन का ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और उसके सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाएंगे। उसे डोनर के इंतजार में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। स्मार्ट वैक्सीन, जैसे कि फ्यूचर में जो वैक्सीन है वो एक फास्टर रेट पे डेवलप होंगी। कोविड वैक्सीन की डेवलपमेंट कितनी फास्ट हुई थी वो हमें पता है। वो इसका वो नया इनोवेशन है बायोटेक्नोलॉजी का कि वैक्सीन का भी जल्दी डेवलपमेंट होना। एग्रीकल्चरल इनोवेशंस हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बेटर न्यूट्रिशन क्रॉप्स ग्रो करना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करना या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करना। ये इनोवेशंस आपको समझ में आई, लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? इसमें किसी को कोई डाउट है? एग्रीकल्चरल इनोवेशंस हमने डिस्कस की, वैक्सीन से रिलेटेड इनोवेशंस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। फिर हमने लैब ग्रोन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया कि जो अभी प्रेजेंट में इनकी शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम लैब ग्रोन ऑर्गन्स को यूज कर सकेंगे। फिर हमने जीन एडिटिंग पढ़ा, उसमें हमने क्रिस्पर एक टूल है जीन एडिटिंग टूल जो कट कॉपी पेस्ट कर सकता है एक जीन को, फॉल्टी जीन्स को रिमूव कर सकता है, मिसिंग
कोई जीन मिसिंग है उसको कॉपी कर सकता है, उसको उधर रिप्लेस कर सकता है, उधर जाके पेस्ट कर सकता है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, वो तुमने फेस किया है और तुम उससे बीते हुए हो, ताकि तुम्हें एकदम सुनते ही याद आ जाए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है और तुम्हें कोविड का एग्जाम्पल याद है और उससे तुम रिलेट कर सको. समझ में आया? मैं और एडवांस टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स को यूज करूंगी, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. डू गेट दैट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक? अब हम इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं. पहले भी आप लोग मेरे से पूछ चुके हो इस फील्ड में जॉब्स हैं क्या, क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. तो यस, इस फील्ड में जॉब्स हैं एंड यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज. करियर ऑप्शंस जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, यू कैन वर्क एज अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट. आप एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं. जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, उनकी तरह काम कर सकते हैं आप लोग. बायोटेक इंजीनियर हो सकते हैं, उस फील्ड में भी स्कोप है. डेटा एनालिस्ट जो कि बहुत ही कॉमन जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में सबने सुना होगा. यू कैन वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट ऑल्सो. जो मेडिकल कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उधर एज अ रिसर्चर यू कैन वर्क, और you can work as a clinical researcher. So these were some career opportunities जिधर आप काम कर सकते, जिस तौर पे आप काम कर सकते हैं. वर्क प्लेसेस जैसे कि कहाँ पे काम करेंगे आप लोग, या तो हॉस्पिटल्स में करेंगे, रिसर्च लैब्स में कर सकते हैं, अगेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में काम कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इससे रिलेटेड, उधर भी आप लोग काम कर सकते हैं. What are the main skills that are required for this? आपको बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए. सेकेंड, आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए प्रॉपरली. फिर आपके पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए. These are the some basic skills that are required for these career opportunities. Then what are the higher studies options available in this field? आप further biotechnology में ही और पढ़ सकते हैं, separately bioinformatics में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. जेनेटिक्स एक प्रॉपर डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसमें आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर, या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है कंप्यूटर वाली बायोलॉजी, उधर भी आप अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं. Is that clear to you all? आज लास्ट क्लास नहीं है. किसी को और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ पूछना है? मिस रुंझुन, कल आप मेरे पास एग्जाम्पल्स लेकर आएंगी जो वैक्सीन्स बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से डेवलप की गई है, और आप हमें समझाएंगे कल क्लास में, ठीक है?
नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आई वाज जस्ट क्लैरिफाइंग कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कल आप मेरे को वैक्सीन के बारे में समझाएंगे। चलो लीव दिस टॉपिक, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आपको और करियर अपॉर्चुनिटीज या कोई पर्टिकुलर जॉब फील्ड जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना है? यस, प्राइवेट कंपनीज में आप रिसर्चर, और ये जो मेडिकल कंपनीज होती हैं उधर आप फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। हाँ तो रुंझुन, मैं आपको वही तो कह रही हूँ ना कि आप मेरे को एग्जाम्पल लेकर आना। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इससे आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग और एक्सपैंड होगी, एंड दिस इज माय ड्यूटी टू मेक यू अवेयर अबाउट दैट। सो प्लीज आप लोग एग्जाम्पल्स लेकर आना, कल डिस्कस करेंगे क्लास में, नो प्रॉब्लम। ठीक है? कौन कह रहा है आपने कुछ गलत कहा है? आपने क्वेश्चन बोला, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। कल और एग्जाम्पल्स आप लेके आना, विल डिस्कस देम, नो प्रॉब्लम। ठीक है? हाँ तो यू हैव द राइट टू आस्क मी अ क्वेश्चन। तो मेरा भी तो वो राइट बनता है ना कि मैं आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को एक्सपैंड करूँ, आपकी रिसर्चिंग एबिलिटीज एक्सपैंड हो। स्पून फीडिंग हर जगह पॉसिबल नहीं है ना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बेसिकली एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम का पोर्टल है जो हायर करता है या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसीज को ओवरसी करता है। ठीक है? और फिर एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही सेटअप किया गया है। इधर भी आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर पॉलिसी एनालिस्ट या फिर टेक्निकल कंसल्टेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? कुछ इंस्टीट्यूट्स भी है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर आपको अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करनी है, या फिर जिन यूनिवर्सिटीज में आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये फरीदाबाद में लोकेटेड है। फिर एक सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स है विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद, जो बेसिकली डीएनए की प्रोफाइलिंग पे फोकस करता है, जेनेटिक डायग्नोसिस से रिलेटेड रिसर्च करता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करता है। CDFD अपॉर्चुनिटीज जो है, अपॉर्चुनिटीज पोर्टल है जहां पर सारी अपॉर्चुनिटीज को अपडेट किया जाता है। ये कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड थे। और पूछो जॉब्स के बारे में।
जॉब लेने की क्वालिफिकेशंस क्या है? जॉब लेने के लिए आपके पास या तो प्रॉपर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एक डिग्री होती है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एक डिग्री होती है, फिर आप एमएससी या फिर एमटेक करेंगे, आफ्टर दैट आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप थियोरी नॉलेज लेने के लिए आप लोग कोर वेट लैब्स जैसी जगह हैं जहाँ पे पीसीआर करके एक टेक्नोलॉजी होती है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, या फिर सेल के कल्चर के बारे में उधर डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपको फर्दर कंटिन्यू करना है तो ड्राई लैब्स होती हैं, उधर आप लोग सीखते हैं कि इन टूल्स को, जैसे कि ब्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा, उस टूल्स को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग होता है जो, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसको एनालाइज करना सीख सकते हैं, जो आपको फर्दर मैसिव एडवांटेज देगा। ठीक है, यस आपके पास थियोरी की नॉलेज होनी, आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है। थ्योरी वाली नॉलेज के बेसिस पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और प्रैक्टिकल बेसिस के भी ऊपर जॉब अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो होता है उसकी बेसिस पे भी आपके पास जॉब अवेलेबल है। जैसे कि आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को डिटेल में समझ सकते हैं, फर्मेंटेशन जैसे जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इधर जाकर आप ग्राउंड लेवल पे वर्क कर सकते हैं। या फिर जो लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होता है उधर भी अवेलेबिलिटी है। गुड मैन्यु फिर जो होता है बेसिक्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को आप स्टडी कर सकते हैं, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस को आप स्टडी कर सकते हैं, जो बायोटेक फैक्ट्रीज या फिर फार्मा का फैक्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको अपना सीवी और बेटर बनाना है तो यू कैन ऐड शॉर्ट टर्म एड ऑन कोर्सेज इन क्लिनिकल रिसर्च या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर डेटा साइंस में, जिससे आपका रिज्यूम जो है वो स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, तो इधर थ्योरी वाले लेक्चर्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं जितने प्रैक्टिकल लेक्चर्स इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। जब तक थियोरी आपको क्लियर नहीं होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेबल आप लोग नहीं कर पाओगे। जब तक आपको थियोरी के टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, प्रोसेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रैक्टिकल में आपका उतना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल लेवल पे जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज में सीधा बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जाते हैं। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए पाइथन सीखना है तो आप फोकस कर सकते हैं स्ट्रिक्टली ऑन डेटा एनालिसिस, स्टैटिक्स या ऑटोमेशन, क्योंकि जो बायोलॉजी में जब हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी हम उसको डीएनए की सीक्वेंसेस को एनालाइज करने के लिए करते हैं, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, या फिर लार्ज लैबोरेटरी डेटा सेट्स होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए करते हैं। तो आप बेसिकली डेटा एनालिसिस, स्टैटिक्स और
ऑटोमेशन पे फोकस कर सकते हैं। पाइथन में इनिशियल लेवल्स पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपिंग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं जहां पर आप फोकस करते हैं ऑन बिल्डिंग एप्स एंड वेबसाइट्स। बट बायोलॉजी में इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। बायोटेक में हम मेनली किस पे फोकस करते हैं, डेटा डीएनए के सीक्वेंसेस पे या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के प्रिडिक्शन पे, या फिर हम डेटा सेट्स को मैनेज करने में यूज करते हैं। ठीक है, पहले आप उसके पाइथन के बेसिक्स समझिए, वो होता क्या है, वो कैसे काम करता है, वेरिएबल्स समझिए, उसके उसके डेटा टाइप्स को समझिए, फिर लिस्ट्स और डिक्शनरीज को समझिए, फिर क्या लूप्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, फिर आप उसकी फंक्शंस को समझेंगे। पहला स्टेप ये होता है। इसमें सेकंड स्टेप होता है कि आप बायो पाइथन को मास्टर करेंगे। फिर बायो पाइथन क्या है, ये प्री रिटन पाइथन टूल्स हैं जो बायोलॉजिस्ट्स के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। ठीक है अंजलि? तो आप इसमें क्या करते हैं, मास्टर बायो पाइथन में आप लोग ना कोडिंग स्क्रैच से नहीं सीखोगे, आप उतना सीखोगे जितना आपको जरूरत है। जैसे आप पढ़ना या फिर लिखना सीखोगे, जो कॉमन बायोलॉजिकल फाइल के फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि जो जेन बैंक में स्टोर किया गया है, उन सबको लिखना और पढ़ना सीखोगे। फिर आप डीएनए को आरएनए में कैसे ट्रांसक्राइब करना है, या फिर आरएनए को प्रोटीन में कैसे ट्रांसक्राइब करना है, ये सब सीखोगे। फिर आप ब्लास्ट को रन कैसे करना है, इसको आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। फिर आप इंटरैक्ट कैसे करते हो ऑनलाइन डेटाबेसेस के साथ जेनेटिक डेटा को डाउनलोड करने के लिए, ये सब सीखोगे। आफ्टर दैट यू विल लर्न, अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, देन यू विल लर्न डेटा साइंस लाइब्रेरीज। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है वो डेटा को जनरेट करता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन लेवल्स या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इधर आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे बायो पाइथन को स्टडी कर सकते हैं, स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको जरूरत है उतना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अगर आप लोग फेस दिखा के बनाएंगे तो दिस वुड एनहांस योर कॉन्फिडेंस, एंड आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ठीक है, तो आई वुड से कि आप अगर प्रॉपर फेस दिखा के अपना वीडियो शूट करेंगे, दैट वुड बी फार बेटर देन ओनली रिकॉर्डिंग योर वॉइस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज पूछ रहे थे। आप एज अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट काम कर सकते हैं। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? प्री रनिंग प्री मेड सॉफ्टवेयर्स जो वर्क फ्लोज को चेक करते हैं, क्लीन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं बायोलॉजिकल डेटा को। प्राइमरी एम्प्लॉयर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, या तो उन्हें जिनोमिक स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व किया जाता है, रिसर्च लैब्स में इन्वॉल्व किया जाता है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट क्या होता है, ये मैथमेटिकल मॉडल्स को बिल्ड करते हैं और कस्टम एल्गोरिथम्स को बिल्ड करते हैं ताकि आप कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल थ्योरीज को टेस्ट कर सके। इसमें आप बिग फार्मा कंपनीज में जॉब कर सकते हैं या फिर प्रीमियम आर&डी हब्स में कर सकते हैं। एनएसजी पाइपलाइन डेवलपर, इसमें आप ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लिखते हैं पाइथन की मदद से, नेक्स्ट फ्लो की मदद से, ताकि आप डीएनए की सीक्वेंसेस को प्रोसेस कर सकें। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले एज अ डायग्नोस्टिक लैब्स में दी जाती है या फिर क्लिनिकल टेक फर्म्स जो होती हैं उधर होती हैं। बायो इंजीनियर क्या होता है, इधर आप ट्रेनिंग मशीन्स को सीखते हैं, उन्हें यूज करना, कि उनकी मदद से कैसे आप लोग डिजीजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, म्यूटेशंस को देख सकते हैं,
या फिर जो डिस्कवर कर सकते हैं ड्रग टारगेट्स को, ठीक है। आप इसमें हेल्थ केयर या फिर एआई ड्रिवन स्टार्टअप्स में जॉब कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? फॉरेंसिक फील्ड में आप फॉरेंसिक डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिशियन के काम पे तौर पे काम कर सकते हैं। आप रन कर सकते हो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पाइपलाइंस को, जो मैच करेगा क्राइम सीन में डीएनए ऑफ द डीएनए टू सस्पेक्ट द डेटाबेस। आप इधर स्टेट एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, उधर जॉब कर सकते हो। फिर आप जिनोमिक्स डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, जिधर आप कस्टम एल्गोरिथम्स बनाओगे या फिर डेटाबेसेस को हैंडल करोगे थ्रूपुट सीक्वेंसिंग डेटा। ये आप इधर कॉर्पोरेट रिसर्च फर्म्स में भी आप जॉब कर सकते हैं, या फिर इलीट नेशनल लैब्स होती हैं उधर। फिर आप एक फॉरेंसिक कंसल्टेंट या फिर एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे काम कर सकते हैं, जो इंटरप्रेट करता है कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल डेटा को, डीएनए के डेटा को, और टेस्टिफाई करता है कि उसकी एक्यूरेसी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट्स में उसकी एक्यूरेसी को प्रूव करता है। इधर आप जुडिशियल एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं, अगर आप एक फॉरेंसिक कंसल्टेंट है, लॉ फर्म्स में जॉब कर सकते हैं, या फिर खुद प्राइवेट फॉरेंसिक्स होती हैं उधर भी आप लोग काम कर सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एनालिस्ट होता है, आप इधर डीएनए सीक्वेंस की मदद से इलीगल एनिमल पोचिंग को ट्रैक कर सकते हैं और कॉन्फिस्केटेड एनिमल पार्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इधर आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट या फिर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। मैंने आपको कई असाइनमेंट से ये वाले डाउट्स कल क्लियर करूंगी जो असाइनमेंट से रिलेटेड है। अभी आप मुझे फॉरेंसिक वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्लियर है आप सबको? हम्म, फॉरेंसिक वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्लियर है? चलो, आज की क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो गई, कोई बात नहीं। बाकी के डाउट्स मैं कल क्लियर करूंगी कल की क्लास में। असाइनमेंट वाली जो प्रॉब्लम्स है मैं उन्हें कल सॉल्व करती हूँ, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। बाय एवरीवन।